आप देख रहे न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 25 नवंबर यानी शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे। सीएम धामी दिल्ली के बुराड़ी, यमुना विहार और संत नगर में रोड शो और जनसभा करेंगे। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का मिशन लगातार जारी है और उसी मिशन को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। हाल फिलहाल में सीएम धामी का ये तीसरा दिल्ली दौरा है। इससे पहले सीएम धामी ने पूर्वी दिल्ली के इलाके में प्रचार किया था। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम धामी कल शाम 4 बजे संत नगर, शाम 5 बजे बुराड़ी और शाम 7 बजे सदातपुर और 8 बजे यमुना विहार में जनसभा करेंगे। रात 9 बजे पुष्कर सिंह धामी ब्रह्मपुरी में भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो 25 नवंबर को सीएम धामी का दिल्ली दौरा है और अलग अलग उनके ये कार्यक्रम है। 5 बजे बुराड़ी में जनसभा का कार्यक्रम है उनका और 25 नवंबर को सीएम धामी जब पहुंचेंगे तो एमसीडी चुनाव में बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे। तो अलग अलग उनके कार्यक्रम, रात 9 बजे भी ब्रह्मपुरी में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बताएं आपको कि कल 4 बजे संतनगर में प्रचार का कार्यक्रम है, 5 बजे बुराड़ी में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। पुष्कर सिंह धामी इस समय रोड शो कर रहे हैं विरोध नगर में। सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में बिना तय समय के अचानक पहुंच गए और जिस वजह से अचानक सभी लोग हैरान हो गए। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने शिविर में सबसे पीछे की कुर्सी पर बैठकर अधिकारियों के विचार भी इस चिंतन शिविर में सुने। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ये चिंतन शिविर का समापन कार्यक्रम हुआ था और यहीं पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जहां सीएम धामी बिना पहले से तय कार्यक्रम के ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चिंतन शिविर के बहाने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में लाल फीताशाही हावी है और सरकार तेरी फाइल और मेरी फाइल के खेल में उलझी हुई है। करण माहरा ने कहा कि 2017 के बाद आज उत्तराखंड 1,04,000 करोड़ के कर्जे में दब गया है, जबकि राज्य गठन के बाद यह कर्जा 35,000 करोड़ हुआ करता था। उन्होंने कहा कि 2017 और 2022 के बीच सरकार ने 70,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, लेकिन राज्य में विकास कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के इस्तीफे की मांग की है। कि 2017 प्रदेश के मुख्य सचिव कहते हैं कि साहब फाइलों के संग गड़बड़ हो रही है, लोग तेरी फाइल मेरी फाइल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इसी तरीके के संकेत दे रहे हैं कि इस प्रदेश पर लाल फीताशाही हावी है और इस तरीके के चिंतन शिविर करना एक हिसाब से कोई गलती नहीं है, लेकिन पिछले 6-7 साल का भी तो लोग पूछेंगे। आखिर 2017 तक राज्य बनने के बाद केवल 35,000 करोड़ का कर्ज, जिसमें इतना बड़ा सिडकुल की स्थापना हुई, रोडें बनी, अनेकों काम हुए, दर्जनों काम हुए, लेकिन 17 से लेकर 22 के बीच में आपने 70,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य में चढ़ा दिया है। कहाँ 2001 से लेकर 2017 तक 35,000 और 2017 से 22 तक 70,000 करोड़ का आपने कर्जा ले लिया। आज राज्य जो है 1,04,000 करोड़ के ऊपर के कर्ज में है और विकास कुछ नहीं दिखता। उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के सभी मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने का आदेश जारी किया है और इस आदेश के तहत शुरुआत में 7 मदरसों को मॉडर्न स्कूलों की तर्ज पर चलाया जाएगा, जहां एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी लागू किया जाएगा। देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के 2-2 मदरसों को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और वहीं नैनीताल के भी 1 मदरसे को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाने का फैसला किया गया है। आदेश के मुताबिक इन सभी मदरसों में किसी भी धर्म के बच्चे शिक्षा ले सकेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के तहत 103 मदरसे आते हैं और इन सभी मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ से कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और देश को विश्व के अंदर प्रथम पंक्ति में लाने के लिए इस पूरे नारे की सार्थकता है, प्रासंगिकता है। इसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति जब प्रगति करेगा, उसके अपने जो धार्मिक जीवन मूल्य हैं, उसकी जो उपासना पद्धति है वो अलग जगह है, उस पर भी वो अपना सीखेगा
साथ में जो आधुनिक शिक्षा है, नई शिक्षा नीति जो लेकर आए हैं, उसके आधार पर भी वो सब कुछ सीखेगा तो आगे बढ़ेगा। बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के भारत जोड़ो यात्रा पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। हरिद्वार महानगर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा है कि बीजेपी के बड़े नेता ये बोलते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, मगर कांग्रेस खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी नेताओं को सोच विचार कर बोलना चाहिए। बता दें कि बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज किया था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि कांग्रेस आज पूरे देश में खत्म हो गई है, भारत जोड़ो यात्रा से उनका कोई भला नहीं होगा। हम तो जोड़ रहे हैं और ताकत के साथ जोड़ रहे हैं और परिणाम दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस, वैसे आप ये बताइए, आज कोई कांग्रेस का नाम लेवा है? कोई नहीं। देश से निपट गई कांग्रेस। अब तो लोगों ने ठान लिया है इस देश से बेईमानी, भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग को खत्म करना है। ब्लैकमेलिंग, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये अहंकारी लोगों को तभी खत्म होंगे जब मेरा अनुसूचित समाज का व्यक्ति भी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर रैंकिंग जारी की है, जहां देश भर के टॉप 127 जिलों में उत्तराखंड के 5 जिले भी शामिल हैं। पिथौरागढ़, देहरा और हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत जिले में टॉप 127 जिले शामिल हैं और जहां जल जीवन मिशन को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन को लेकर हो रहे कार्यों को लेकर ये रैंकिंग जारी की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों को सहूलियत देने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड नागरिक उन्नयन विकास प्राधिकरण ने यात्रियों को हवाई सेवा देने के लिए सहस्त्रधार में हेलीड्रोम बनाने का प्रस्ताव रखा है। चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं को संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सहस्त्रधारा में हेलीड्रोम बनाने का प्रस्ताव जो है वो दिया है। यूकाटा इस हेलीड्रोम को अगली बार चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले निर्माण करेगा। सहस्त्रधारा में बनाए जाने वाले इस हेलीड्रोम की क्षमता 500 यात्रियों की होगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा, जहां से यात्रियों को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम ले जाया जाएगा। इधर मसूरी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ योगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और सीएम धामी ने 3 दिवसीय सशक्त उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत जारी योगा शिविर में अधिकारियों के साथ योग किया। राष्ट्रीय अकादमी के लाल बहादुर शास्त्री भवन में ये शिविर आयोजित किया गया है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री वापस लौट चुके हैं और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दोनों राज्यों में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने का दावा करने वाले दल कहीं भी चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के ध्येय वाक्य को आगे रखकर देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। माहौल है। पूरे बहुमत से, 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई विकल्प सामने दिखाई नहीं देता है। जो लोग बोलते हैं, जो कई मीडिया पर ऐसा लगता है कि हम बहुत आगे आ रहे हैं, ये शो करते हैं, लेकिन जब 0 पॉइंट पर 0 ग्राउंड पर जाते हैं तब पता लगता है कि हकीकत क्या है। अथाह उत्साह है मोदी जी के प्रति, भाजपा के प्रति, इसलिए कोई सामने नहीं है। हम दोनों जगह सरकार बना रहे हैं अच्छे बहुमत से।
से कम 90-94 करीब हम महीने के बोल रहे हैं। अगर देश भर में देखें तो हमने इंतहा कर दी, जहां 100-150 होती थी आज हजारों में चले गई है हमारी। इतने आगे हम आगे हैं। देखिए कहां क्या प्रधानमंत्री ने। उत्तराखंड राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले यूकेडी आज अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रही है। आज उत्तराखंड विधानसभा में यूकेडी का एक भी विधायक जीत कर नहीं पहुंचा है, मगर कई वर्षों तक सरकार में यूकेडी के नेता महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके हैं और अब एक बार फिर यूकेडी अपना खोया जनाधार जुटाने में जुटी हुई है। यूकेडी के हरिद्वार नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बल सिंह सैनी ने कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में पलायन हो रहा है। हम उत्तराखंड में इनसे अलग अपने नए संगठन को मजबूती से खड़ा करेंगे, उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस से टोटल पलायन, एक तो पहाड़ का पलायन है, लेकिन अब कांग्रेस से टोटल पलायन भाजपा का हो रहा है। हम इनसे अलग अपने नए संगठन को खड़ा करते हुए और यहाँ पूरी शिद्दत से सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। ये अपने वोट बैंक को वो करने के लिए वो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और इनका कुछ भी इसमें वो नहीं है। देहरादून के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज में अब शिक्षक नेतागिरी नहीं कर पाएंगे और यह आदेश कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.आर. जैन ने दिया है। आदेश के मुताबिक उन सभी शिक्षकों को कॉलेज से इस्तीफा देना होगा जो किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं। साथ ही कॉलेज में इससे संबंधित एक घोषणा पत्र भी देना होगा। कॉलेज प्रबंधन ने 26 नवंबर तक इस्तीफा देने का आदेश दिया है। डीएवी कॉलेज में करीब दर्जन भर शिक्षक बीजेपी, कांग्रेस और एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अब इस आदेश के बाद कॉलेज स्तर पर अपनी नेतागिरी खत्म करनी होगी। और अब अगली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में स्थानीय लोगों ने नकली नोट मार्केट में चलाने वाले एक आरोपी को पकड़ा है, जहां स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले काफी दिनों से रावली महदूद के बाजार में दुकानदारों को नकली नोट देकर खरीदारी करता था। वहीं पुलिस के मुताबिक युवक से 2000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। ये तो असली वाले हैं, ये असली का रखे में। उत्तराखंड में इनकम टैक्स विभाग ने देहरादून और ऋषिकेश में कई प्रॉपर्टी डीलर्स और भूमाफियाओं के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। विभाग ने प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर, राजलुम्बा, मेहता बिल्डर्स और भूमाफिया नितिन गुप्ता के कई ठिकानों और घरों पर छापेमारी की है। देहरादून में आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मपवाल और डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में छापे की कार्रवाई शुरू की गई। इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई के बाद से प्रॉपर्टी डीलर्स और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। के मालिक और उनके दुकान पर भी छापेमारी की कार्रवाई है, लेकिन अभी तक कितनी टैक्स की चोरी है क्या कुछ इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि जीएसटी की चोरी के भी मामले सामने आए हैं। छापेमारी की देहरादून के होटल एमजे रेजिडेंसी के मालिक और उनके किच्चा के पुलभट्टा पुलिस को सफलता मिली है। चंपावत से लाई जा रही 1700 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं पकड़ी गई चरस की कीमत करीब 3,40,000 रुपये बताई जा रही है। ये लगातार नशे के विरुद्ध जो है राज्य स्तर से ही हमारा अभियान जारी है और इसको 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त राज्य बनाने का अभियान लगातार चल रहा है। इसमें हम दो तरह से इसमें काम कर रहे हैं। एक तो जागरूकता अभियानों के माध्यम से नशे की लत को हतोत्साहित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और साथ में जो इस अवैध कारोबार में लिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसी क्रम में उच्चाधिकारियों के निर्देशन में एक बड़ी खेप चरस की हमने कल बरामद की है, जिसमें 2 अभियुक्त, एक जसविंदर
और एक जसवंत, तो 2 अभियुक्तों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। इन लोगों से 1 किलो 700 ग्राम चरस, अवैध चरस जो है वो बरामद हुई है और इसमें लगातार इनसे पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ के दौरान में कुछ हमें इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस मिले हैं कि कहाँ से ला रहे थे, कहाँ को बेचना था इन्हें, उनके भी हम लोगों ने उनकी भी डिटेल खंगाली है और उनके विरुद्ध भी शीघ्र इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इन दोनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में ही चोरी का अभियोग पंजीकृत है थाना नानक मता में और इनके बाकी भी आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और नशे की लत से उन्हें दूर रखें और यदि कोई ऐसा बच्चा या आपकी फैमिली का मेंबर कोई नशे की लत में अगर पड़ भी गया गलती से तो उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर जो पुनर्वास केंद्र हैं जो कि अधिकृत हैं और पंजीकृत हैं केवल उन्हीं में उनका उपचार कराएं। असल में लगभग इसकी 3.5 लाख रुपए इसकी कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में। चंपावत में संदिग्ध परिस्थितियों में शारदा नदी में छलांग लगाने वाले युवक का रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि देर शाम टनकपुर में अज्ञात परिस्थितियों के चलते राम कुमार ने शारदा नदी में छलांग लगा दी थी। घटना की सूचना मिलते ही जल पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए डूबते राम कुमार को सकुशल शारदा नदी से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद जल पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस से बेहोश राम कुमार को जिला चिकित्सालय टनकपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना आई कि एक संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति शराब के नशे में बराज की साइड में जा रहा है और वो सब हमारे पास सूचना आने के बाद हम पहुंचे तो हमारे सामने नदी के अंदर छलांग लगा दी उसने। हमने सब बेकुशल बाहर निकाल लिया और उसके बाद हमारे द्वारा उसे अस्पताल आया गया और वो स्वस्थ है। हमारे पास शारदा घाट पर सूचना आई कि एक व्यक्ति जो है शारदा बैराज की तरफ को जो है संदिग्ध अवस्था में जा रहा है, तो हम मौके पर पहुंचे। हमारे पहुंचते उन्होंने जो छलांग लगा दी थी सुरक्षित निकाल करके सरकारी अस्पताल टनकपुर में जो दाखिल कर दिया गया। अभी वो सुरक्षित फिलहाल उपचार उसका चल रहा है। उत्तराखंड की बेटी नंदिनी ने प्रदेश के नाम रोशन किया है और नंदिनी का सिलेक्शन इंडियन अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम में हुआ है। ये टीम 26 नवंबर से न्यूजीलैंड में 5 T20 मैच खेलने जा रही है और इंडियन अंडर 19 टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज नंदिनी ने हमारे संवाददाता गौरव वासुदेव से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश की बेटी नन्नी ने इंडिया की अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम में हुआ है। जाहिर सी बात है प्रदेश के लिए एक गर्व का पल है। नन्नी से जानते हैं कि किस तरीके से वो उनकी ये जो जर्नी है यहाँ तक आई है, कितनी मेहनत उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए करी और आगे का सफ़र कैसे वो तय करेंगी। नन्नी, जाहिर सी बात है प्रदेश के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है, आपकी फैमिली के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। किस तरीके से यहाँ तक की जर्नी रही है, कितनी मेहनत आपने जो है फील्ड में करी है? जर्नी तो काफ़ी टफ रही है, इतना इजी कुछ नहीं होता है और हाँ, मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स से बहुत एफर्ट्स मारे हैं, तो मैं उनका थैंक यू बोलूँगी। हार्डवर्क करना पड़ेगा, तुम ऑन फील्ड हो ऑफ फील्ड हो, तुम्हें खेलना है तो तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा जल्दी, अपना डाइट पर चार्ट करना पड़ेगा, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है हार्डवर्क। किस तरीके का मोमेंट रहता है जब आपको पता चलता है कि आपका सिलेक्शन इस मुकाम के लिए हुआ है, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई है? हालांकि अभी सफ़र काफ़ी बाकी है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा आपके लिए भी। ये मतलब जो टैग लगा है इंडिया का, बहुत बड़ा टैग है और एक्चुअली इसी के लिए मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना, तो ये अब मुझे मिला है। खुशी तो ऑब्वियसली बहुत है, बट हाँ, यही रहेगा मेरा फोकस कि इसको कंटिन्यू रखो, ये जर्सी बार बार पहनूं और अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को प्राउड फील कराओ और इंडिया को प्राउड फील कराओ। इंडिया की जर्सी पहनना एक प्राउड मोमेंट है। जाहिर सी बात है जो भी इस खेल के लिए खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब ये मिलती है तो आगे का सपना किस तरीके से बड़ा होता है? जाहिर सी बात है सीनियर टीम में सिलेक्शन हो, ये भी आपका जल्दी से सपना होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगी और किस तरीके से आपने अपना जो फ्यूचर है उसके लिए काम करने का तय किया है? मेरा ऐसा कुछ फ्यूचर प्लान तो नहीं है, बट एम यही रहेगा सीनियर विमेंस टीम, क्योंकि अभी अंडर 90 लेवल में मैंने अच्छा किया तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्टर्स देखेंगे, मुझे सीनियर टीम में चांस मिलेगा। और परफॉर्मेंस की बात है, हमने परफॉर्मेंस किया तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, हम कंटिन्यू खेलते रहेंगे, ये नहीं कि एक मैच खेला फिर ड्रॉप हो गए। तो मैं चाहती हूँ मैं कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए परफॉर्म करूँ और खेलती रहूँ। नन्नी, जाहिर सी बात है कि आप क्रिकेट में आगे बढ़ रही हैं,
तो कोई ना कोई रोल मॉडल ज़रूर आपका लाइफ में होगा। तो वो रोल मॉडल कौन है मेल फीमेल क्रिकेट टीम में? कौन वो रोल मॉडल है जिसने आपको इंस्पायर किया है और इस तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता आ रहा है? एक्चुअली मैं मेल क्रिकेटर MS धोनी को बहुत मानती हूँ। उनका कीपिंग, मैं भी कीपर हूँ, वो भी कीपर है, बट उनके पास स्किल नहीं है, बट जो मेंटली इतने स्ट्रांग है, वो इतने टफ से टफ मैच निकालते हैं, तो उनको देख के बहुत बूस्ट मिलता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और इवन एक इंग्लैंड की विकेट कीपर है सारा टेलर, तो उनसे भी बहुत इंस्पायर हूँ मैं। उनकी कीपिंग स्किल बहुत अच्छी है, नेक्स्ट लेवल है। नन्नी, ये जो आपका सिलेक्शन हुआ है, ये कौन सी सीरीज़ है? कब स्टार्ट होगी और कब तक चलना है और किसके साथ है? ये एक्चुअली हमें 24 को रिपोर्ट करना है मुंबई, तो हमारा फर्स्ट मैच 26 से है। हमारी ये 5 मैच की सीरीज़ है न्यूजीलैंड से और लास्ट मैच 6 को है। तो ये थी नन्नी कश्यप जो इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम में अंडर 19 में अपना सिलेक्शन करवाकर जाहिर सी बात है प्रदेश को एक प्राउड मूवमेंट दिया है और हम आशा करते हैं कि ये जल्द ही सीनियर टीम के लिए भी अपनी जगह बनाए। देहरादून से न्यूज़ इंडिया के लिए गौरव वासुदेव, कैमरामैन रोहित के साथ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।